एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब दोस्तों हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट पढ़ा था, तो अब उसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या है, कैसे होता है और हमें इसमें क्या क्या करना है, चलो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है हम इसको बोलते हैं 3D आइसोमेरिज्म, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म थी वो हम एक मतलब कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर लिखकर उसको बता रहे थे, बोर्ड पे बता रहे थे, वो 2D थी, हम उसको 3D में नहीं दिखा सकते थे। लेकिन क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि अब कुछ शेप लिए हुए रहते हैं, तो कुछ शेप लिए रहते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ इनकी स्टीरियो मतलब इनकी जियोमेट्री में भी कोई ना कोई आइसोमेरिज्म होता है। तो वो क्या है, तो उस पर हम आज विशेष तौर से चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समवायवता होती है वो दो प्रकार की होती है, समरूपण समवायवता और विन्यासी समवायवता। समरूपण में क्या होता है कि ऐसा मान लो कि ये इनको जो दर्शाने का तरीका है उसको समरूपण समवायवता कहते हैं, और ये रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। किसमें? रूम टेम्परेचर में। और जबकि जो कन्फर्मेशनल होती है वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो कन्फिगरेशनल या विन्यासी समवायवता पे ही चर्चा करेंगे। तो जो विन्यासी समवायवता होती है या कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म होता है वो रूम टेम्परेचर पर वो एक दूसरे में चेंज नहीं होते, और ये तब होती है जब उनमें क्या हो, रजिस्ट्रेट या प्रतिबंधित फ्री रोटेशन, यानी कि प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन जिनमें उपलब्ध हो, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें बहुबंध यानी कि मैं कहूं तो द्विबंध उपलब्ध हो जिसकी वजह से वो रोटेशन नहीं कर पाते। जैसे आप इस चीज को मानो कि मान लो इसके दोनों और ये कुछ ग्रुप जुड़े हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये जब घूमेगा, ये लो ये घूमा, मान लो यहां से ये घूमा, बॉन्ड घूम रहा, ठीक है, ये नहीं घूम रहे, तो ये भी घूम गया उसके साथ, तो घूम सकते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो तो वो घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड थोड़ा सा बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो वो घूम नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कन्फिगरेशनल या प्रतिबंधित फ्री रोटेशन दिखाते हैं और समवायवता प्रदर्शित करते हैं। अब हम चलते हैं सीधे ही किस पर, कन्फिगरेशनल या विन्यासी समवायवता। अब मैंने कहा, क्या कहा कि भाई ये कहाँ होती है। देखो सबसे पहले तो हम इस पर बता देते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली होती है ज्यामितीय या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है प्रकाशीय या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आज हम इन दोनों ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि भाई ज्यामितीय या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और प्रकाशीय आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ज्यामितीय समवायवता में क्या होता है कि वही चीजें लागू होती है कि वो कंपाउंड, वो यौगिक जो पहला तो मुक्त घूर्णन प्रदर्शित करते हो, प्रतिबंधित यानी मुक्त घूर्णन नहीं करते हो, प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन, और दूसरा कि उनके दोनों और क्या हो, भिन्न प्रतिस्थापी हो, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न प्रतिस्थापी उपलब्ध हो। तो वो क्या करेंगे, वो ज्यामितीय समवायवता प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, कैसे, देखो पहले क्या करेंगे,
पहले यहां हम लगा देते हैं हमारा टॉपिक भी। आज हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? विन्यासी पे, ठीक है। विन्यासी या कन्फिगुरेशनल, ये लो सा, ये लो। और उस पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्यामितीय पे, या मैं कहूं इसको जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये लो। अब क्या है ये? देखो कौन से कंपाउंड देंगे? जिनमें प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन उपलब्ध हो, यानी जो घूम नहीं सकते। और दूसरा है कौन सा वाला? ये जिनमें भिन्न प्रतिस्थापी, ठीक है, ये लो। अब देखो ये तो ये इसकी बात हो गई। देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लो ये दो कार्बन है, इन पे क्या है? दो भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हुए। देखो याद रखना, दोनों भिन्न भिन्न। अगर यह दोनों, अगर मान लो मैं कह दूं ये वाली सिचुएशन ए और बी एंड ए, या सी मान लो, कोई अन्य मान, तो ये क्या करेगा कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। चारों जो है, या मतलब दोनों साइड के वो अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक है फिर हम कहें कि भाई ये देगा तो वो नहीं देगा। चलो अब ये क्या करेगा कि कंपाउंड आके भी जुड़ेंगे ना, उसी के आधार पर ही हम बताते हैं कि अब मान लो ये चीज, तो इसमें दो चीज चलती है, सिस एंड ट्रांस। कैसे बताएंगे हम? जैसे उनमें बताते थे कि भाई इसमें चेन आइसोमेरिज्म है, ऐसे इनमें क्या बताएंगे? इनको जो ज्यामिति होगी है उनमें दो वर्ड चलते हैं, सिस और ट्रांस। अगर समान समूह, देखो ए की साइड हो, देखो इसको देखो एक बार के लिए, इस मेरे हाथ के ऊपर वाली चीज को देखो, दोनों एक साइड में, एक ही साइड में है, तो हम बोल देंगे कि भैया ये तो सिस है। और अगर क्रॉस हो ऐसे, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये ट्रांस है। अब ये जो है तीन कंपाउंड या तीन जो अपनी होमोलोगस सीरीज है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देती है। कौन कौन सी मैं यहां लिखूंगा ताकि मैं उनको मिटाऊं नहीं। देखो पहली तो है एल्कीन, ओके। सेकंड है साइक्लो, हाँ एली साइक्लिक, ठीक है, वही साइक्लो। और ऑक्सिम्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। ये जो तीनों हैं वो क्या करते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। चलो अब या वापिस टॉपिक पे आ जाओ कि भैया सिस और ट्रांस। चलो ठीक है, अब हम एक एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि एल्कीन कैसे दिखाते हैं, साइक्लो एल्कीन कैसे दिखाते हैं और ऑक्सिम कैसे दिखाते हैं। देखो तो किस पर चर्चा करेंगे हम? साइक्लो एक्सिम पे। तो जो साइक्लो एक्सिम है, सॉरी ये लो एल्कीन, जो एल्कीन है देखो ये मान लो का, और अगर यहां पे मान लो ये ग्रुप जुड़ा हो और ये ग्रुप जुड़ा हो, तो अब क्या करेंगे? ये दोनों देखो, इसको देखने पे ये दोनों साइड पर इधर और इधर, तो हम कह देंगे ये सिस। लेकिन अगर यही ऐसे लग जाए, ये लो, तो क्रॉस में हो गए, तो ट्रांस। ठीक है, देखो एक एग्जांपल सोर्स में मान लो अब देखो, अब क्या है? ये C2H5, ये मिथाइल, ये इथाइल और मिथाइल। हमें पता कि इथाइल बड़ा है, तो ये लो, ये मतलब ये बड़ा छोटा नहीं था, ये लो, इसको हम बोल देंगे ये क्या है? एक ही साइड में, तो सिस। इनका नाम दे देंगे जैसे 1 2
डाई क्लोरो एथीन। ओके, तो ऐसे क्या हम इनका नाम भी नोमिनिकल्चर भी कर देंगे और ऐसे दिखा देंगे भी ये कौन सा है, ये सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन है। ये हो गई एल्कीन की बात। अब साइक्लोएल्कीन में क्या होता है कि वो जो उनकी जो रिंग होती है उनको ऐसे मान लो, तो ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में अगर समान समान ग्रुप है तो वो होंगे सिस, और अगर अलग अलग है तो वो होंगे ट्रांस। जैसे मान लो ये मैं बात कर लूँ साइक्लोब्यूटेन की, अब ऐसे इसमें लगेंगे, अगर यहाँ पे H H और ये Cl और Cl, तो हम बोल देंगे कि भैया ये है सिस 1 2 3 एंड 4 1 3 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, तो क्या हो गया, सिस 1 3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। ऐसे हम इनका नोमिनिकल्चर कर देंगे। और ये अगर तो देखो एक साइड नहीं है तो हम इसको बोल देंगे ट्रांस 1 3 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। ऐसे हम इनका बता देंगे। क्या है ये, साइक्लो एल्कीन या एली साइक्लिक यौगिक। अब ऑक्सीज में क्या होते हैं, देखो ऐसे बता देता हूं क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जब क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन बोलते हैं, तो हमें क्या कि क्या प्राप्त होते हैं, हमें क्या प्राप्त होते हैं, येलो। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन कैसे दिखाएंगे, देखो अब इनमें दो चीज चलती है, सिन और क्या चलती है, एंटी। ठीक है, सिन और एंटी। वही सिन का मतलब यहाँ सिस है और एंटी का मतलब यहाँ ट्रांस है। यानी अगर हम एंटी बोले तो हम बोलते नहीं, ये तो एंटी यानी क्या है, विपरीत है, और सिन यानी क्या, सिस। देखो अब ये कैसे दिखाते हैं, इसमें क्या हो कि जो छोटे ग्रुप है, छोटे ग्रुप से यहाँ मतलब है कि जिनका एटॉमिक भार कम हो, क्या हो, या एटॉमिक नंबर बोल दो, वो क्या हो, कम हो, और वो एक साइड हो। जैसे मान लो यहां मैं H मान लूं, यहां R मान लूं, यहां ये लो, या फिर मैं कह दूं कि भी हाइड्रोजन और सॉरी एंड जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो तल की एक ही साइड हो, ऐसे। या तो मैं छोटे ग्रुप की बात करता हूं जैसे ये, तो हम उसको बोलेंगे सिन। और अगर चीज ये हो, सॉरी यहां ट्रिपल बॉन्ड मानना, ये लो, तो हम बोल देंगे, देखो बोल देंगे ये क्या है, एंटी ऑक्सीजन। या मान लो यहां पर CH3 हो तो 1 2 एसिटोऑक्सिम, क्या बोलेंगे इसको, एसिटोऑक्सिम। ठीक है, या R की जगह हम ये ले ले ताकि नोमिनिकल्चर भी कर सके, एसिटोऑक्सिम। ये हो गया इसका नोमिनिकल्चर। ठीक है, क्या हो गया, छोटे ग्रुप या हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एक साइड हो, तल के एक ही साइड हो, तो हम बोल देंगे कि भाई ये क्या है, ये है अपना सिन। और विपरीत हो, एंटी हो, तो उसको बोल देंगे एंटी। अपोजिट साइड हो तो एंटी। अब ये जो जितनी भी चर्चा हुई थी, ये मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी उसमें क्या था कि जो विपरीत साइड जो ग्रुप लगे थे वो दोनों समान थे। यानी कि मैंने जिस चीज के लिए आपसे चर्चा की थी वो चीज ये थी, ठीक है, और आपने आसानी से बता दिया था क्योंकि इन दोनों को आप पहचान रहे थे। इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना था, आपको यह पहचानना था कि हाँ ये और ये सेम है और एक साइड। लेकिन मान लो अगर सिचुएशन ये हो, क्या हो, ये वाली सिचुएशन हो, A B C एंड D। अब इसमें आप सिस एंड एंटी कैसे बताओगे, तो ये समस्या हमें ही नहीं आई,
ये समस्या उन सभी साइंटिस्ट को आई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कार्य कर रहे थे। समस्या आ गई कि चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापित समूह है, वो क्या है, अलग अलग है। तो अब सी से एंटी कैसे बताएं, कैसे दर्शाएं। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, 3 वैज्ञानिक थे। कितने थे, 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन, एक का नाम था कान, ठीक है, ये अपना कान। एक का नाम था इनगोल्ड, ठीक है, और एक का नाम था परिलोग, ठीक है, परिलोग, परिलोग मत समझना। तीनों वैज्ञानिक थे, ये आए, इन्होंने काफी सर्वे रिसर्च की और एक मेथड हमको दी जिसको हम बोलते हैं CIP रूल, ओके, या CIP विधि, मेथड, कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। कान, इनगोल्ड और परिलोग आए, उन्होंने एक CIP रूल दिया। उन्होंने क्या कहा, एक बार मैं नियम यहां लिखूंगा, फिर हम उन पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि ये जो चारों ग्रुप हैं जो अलग अलग लग रहे हैं, इनमें हम क्या करते हैं कि एक प्रायोरिटी का रूल निकालते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी या प्राथमिकता का नियम। क्या था वो नियम कि भाई उस ग्रुप को 1 मतलब नंबरिंग करनी है इनमें, उस ग्रुप को 1 नंबर दो। कौन सा दो, फर्स्ट नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर इन सबसे ज्यादा हो, ओके, क्या ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर, ध्यान रखो। सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो हो गई किसकी चर्चा कि भाई इनके एटॉमिक नंबर भी क्या हो, एक दूसरे से ज्यादा हो। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि कुछ ऐसे ग्रुप हो, जैसे अब मान लो ये वाला और ये वाला, तो इनको कैसे दिखाएं, या मान लो ये लग गया, तो इनको कैसे बताएं कि इनमें कौन से को प्रायोरिटी फर्स्ट दे और कौन से को सेकंड दे। तो उन्होंने दिया लेयर का नियम। लेयर कैसे, मान लो ये CH3 ऐसे लगेंगे इस पे, ठीक है, और ये मान लो ये सॉरी, ठीक है, C, यहां पे कार्बन है, यहां पे H और यहां पे H, फिर इसके 3, ठीक है। अब देखो यहां पे चले, हाँ भाई कार्बन कार्बन सेम है, चलो फिर आगे चलो, और यहां पे आते ही हमने देखा कि यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इस वाले में हाइड्रोजन ना के कौन सा ग्रुप आ रहा है, कार्बन। तो इसको प्रायोरिटी 2 देंगे और इसको 1 देंगे, ओके। और एक उन्होंने कहा कि मान लो जैसे ये ग्रुप लगा हुआ किसी भी ग्रुप से, मान लो यहाँ C लगा है, ठीक है, तो इससे मान लो ये लगा है, कौन सा, हाइड्रोक्सी, जो अपना ओइक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि इस कार्बन से यहां पे 2 क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन लगे हैं। डबल बॉन्ड का मतलब यहां पर हम मानेंगे कि यहां पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जैसे मान लो यहां पे देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये 2 बार इससे जुड़ा, तो ये भी तो 2 बार जुड़ा है, तो हम इसको लेयर बनाते टाइम ऐसे लिखेंगे, देखो ये उसका H नेक्स्ट में है, तो ये यहां भी C है, हो गए 2। तो अब मैं इसको लूं, फिर इसको लूं, मान लो किसी से चर्चा करूं, फिर इसको लूं, तो ऐसे करके, या मैं मान लो ये चीज है, तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, N और C ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पे हमें 3 कार्बन दिखाने हैं। या मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लो और कोई ग्रुप मान लो, जैसे ये CB मान लो, तो यहां पर क्या है और ये B। तो ऐसे हमें क्या दिखाना है भाई कि जो ग्रुप है उनको ऐसे दर्शा के हमें क्या करना है, इसी को हम बोल रहे हैं CIP रूल, ठीक है। तो अब ये तो हो गया भैया रूल। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब हम सिस ट्रांस नहीं दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे, सिस ट्रांस ना दिखा के उन्होंने क्या कहा कि अब यहां पे चलेगा भैया E और Z। क्या चलेगा, E और Z सिस्टम,
या यहां पे ई का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, एम्टेजन या सिस, और इसको बोलते हैं जुसासमेन। ठीक है, जो ये एक जर्मनी वर्ड है, और आप याद रख लो कि भी ये ये हो गया अपना ट्रांस, ये हो गया सिस, यानी जो अपोजिट साइड है उसको हम बोलेंगे ई, मतलब वो वाला, और अगर ग्रुप सेम क्या है एक ही तरफ है तो उसको हम बोल देंगे सिस या जेड। अब कैसे, चलो आओ अब हम यहां पे उसको सोल्व करते हैं। देखो मान लो मैंने ये लिखा, देखो चारों ग्रुप अलग अलग है। अब मैं आपको कहूं कि इसका नाम लिखो और मुझे बताओ कि ये सिस है या ट्रांस है। तो देखो अब हम चलते हैं, देखो क्लोरीन, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पर चलते हैं तो फ्लोरीन का नाम आता, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फिर आता है क्या, आयोडीन। अब लेकिन इनमें चलते हैं, ठीक है, ये तो हो गई एटॉम मतलब अपनी पीरियोडिक टेबल की बात, लेकिन हमें जो नंबरिंग करनी है वो 1 2 करनी है, और कहां करनी है वो, सीधी यहां पर। कहां पे, तो ये इनके हिसाब से 1 कौन सा आना चाहिए, ये, और 2 ये आना चाहिए, इनके हिसाब से 1 आना चाहिए ये, और 2 आना चाहिए। अब देखो 1 और 2 क्या है, क्रॉस में है, अपोजिट है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ई। ये जो अपना है ये क्या है, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 2 आयोडो एथीन। ठीक है, यही तो है, लेकिन हमें इतना नॉम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है ये हमें सीधा दिखाना कि भैया ये ई है। क्या, कौन सा रूप है ये, कौन सा अपना कन्फिगरेशन है, ई कन्फिगरेशन है ये इसका। क्यों है, क्योंकि इसमें जो सिमिलर वाले हैं वो क्या है, एक दूसरे के क्रॉस में। अब मान लो मैं इसकी बात कर लूं, अब देखो यहां पर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई सी का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कि आई का, तो आई का, इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2, यहां पे इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2। तो देखो 2 2 एक साइड है, 1 1 एक साइड है, तो हम इसको बोल देंगे जेड। कौन सा हो गया ये कन्फिगरेशन, जेड। तो यह है सीआईपी रूल, सीधा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब मान लो ये थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दे दो, मान लो यहां पर ये लगा हो और यहां पर ये लगा हो, इधर ये लगा हो, इधर ये लगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें तो सीधा से दे देंगे भैया ये 2 है ये 1, लेकिन यहां क्या करेंगे, तो यहां वो लेयर बनाएंगे। देखो एन 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 सी सी, इसकी बनाते हैं एच एच एच। देखो ये सेम है, चलो यहां से बता। अब यहां आए तो देखो इनका जो सेकेंड ग्रुप है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर का हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसको हम दे देंगे भैया 1, इसको दे देंगे 2, तो ये भी हो गया, क्या हो गया, जेड। ऐसे हम इनको ज्योमेट्री में सीधा सा है ई या जेड दिखाओ, या फिर अगर दोनों ग्रुप सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिस दिखा दो, ऑक्सिम है तो उनमें एंटी या सिन दिखा दो, और अगर अलग अलग ग्रुप है चारों तो ऐसे क्या कर दो, ई एंड जेड दिखा दो। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ई जेड जो सिस्टम हो आसानी से समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, सिंपल सा है, बस एटॉमिक नंबर का ध्यान रखो और नंबरिंग कर दो। तो ये हो गया आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और ये आराम से आपसे हो भी जाएगी। एग्जाम में आपको क्या करेंगे कि क्वेश्चन देंगे कोई कंपाउंड सा, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मौजूद है, प्रेजेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद एक सेशन में इसी का ही लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। अब ये तो हो गई, सॉरी इसी की किसकी बात थी, वो
अब हम चर्चा करेंगे प्रकाशीय की। किसकी? प्रकाशीय क्या? ऑप्टिकल। अब देखो, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो क्या है? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे पर सुपर इमेज है ना, जैसे ये देखो, ये एक दूसरे पे क्या है? सुपर इमेज्ड हो गए, यानी एक दूसरे पे ये। और अगर मैं कांच लगाऊं, यहां बीच में एक मिरर रखूं, तो ये वाला इसी साइड में दिखेगा और ये क्या हो जाएंगे? सुपर इम्पोज्ड। क्या है? एक दूसरे पर क्या होते हो? सुपर इम्पोज्ड। जैसे मान लो मैं बात करूं भैया ये लो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया टॉपिक की भी हम करेंगे, तो अगर मैं इसको यहां देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे। तो अब ये एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज हो गए। तो ये हो गई प्रकाशिक समयावता की बात। लेकिन ये तो सिंपल सा ग्रुप था और हमने बता दिया। लेकिन देखो एक चीज आती है, क्या आती है? किरेल। कौन सी चीज आती है? किरेल, या हमें इंग्लिश में इसको बोलते हैं कायरल किरेल कार्बन। क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी लगे हो, उसको हम किरेल बोलते हैं और इस चीज को किरेलता बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो मेरा ये कार्बन, अब इसके इधर CH3 लगा हो, इधर Br लगा हो, इधर आयोडीन लगा हो, इधर H लगा हो, मैं बोलूंगा कि ये जो स्टार वाला कार्बन है ये एक किरेल कार्बन है, ठीक है। और अगर दो ग्रुप सेम भी हुए तो भी हम यही बोलेंगे कि ये किरेल कार्बन है। लेकिन दो से अगर मैं बोल दूं कि ये, अब मैं कहूं कि ये किरेल कार्बन है, तो ये किरेल कार्बन नहीं है। दो ग्रुप तो चलेंगे, लेकिन तीन ग्रुप अगर सेम है तो नहीं। या तो चारों अलग अलग होने चाहिए या लगभग तीन तो अलग अलग होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा किरेल कार्बन। अब किरेल क्या होता है? मतलब जो प्रकाशिक समय होता है, ऐसा मान लो कि ये थोड़ा लेब की चीज है। कि मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मान लो कंपाउंड रख दिया और इस पर ऐसे इधर से लाइट डालते हैं, फिर मोनो डालते हैं, ऐसे करके आती है। लेकिन आप तो इस चीज को समझो, क्योंकि ये चीज अपने लिए IIT JEE और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ लेब वाली चीज नहीं पूछ रहे, तो समझ गया किरेलता। अब ये तो हो गया किरेल कार्बन। जहां किरेल कार्बन मौजूद होगा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि वो सुपर इम्पोज्ड एक दूसरे को करेगा। क्योंकि अब मान लो कैसे, अब जैसे मान लो ये मैं कह दूं कि भैया ये लो, अब मैं कहूं कि ये लो, ये यहां बनाया, इसका CH3 भी तो इधर दिखेगा, ये CH3 भी तो इधर दिखेगा और ये CH3 इधर दिखेगा। बात तो वही हुई। तो कहां से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कहां से ये एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज। मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज प्रेजेंट है, जिनको आइसोमर बोलते हैं, आइसोमर या मिरर इमेज प्रेजेंट है, तभी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। अब वो है ही नहीं तो क्या कर लोगे? तो अब इनमें क्या हुआ था कि हमें क्या कि कुछ बड़े बड़े कंपाउंड दिए गए कि यार उनमें बताओ। जैसे मान लो ये, इसमें क्या होता है, मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं। ये चीज आप मान लो यहां पे ये फिर ये और ये, ठीक है, मान लो यहां पे ये मान लो। अब हमें पूछा गया कि इसमें आप बताओ, बड़े बड़े कंपाउंड दिए गए। तो अब उनमें क्या था? एक और चीज क्या थी? चीज ये थी कि हमें प्लस माइनस ऐसे बताना था और कुछ चीजें हमें बतानी थी कि भाई कौन सा आइसोमेरिज्म में, मतलब कौन सा इसका प्रकाशिक समय अभी है या नहीं है। क्वेश्चन ये आया था कि दो डायग्राम दे दिए जाते थे या दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे दी जाती थी या दे दी जाती है, और हमें पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो बड़े बड़े कंपाउंड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाते, तो फिर उसके लिए एक सिस्टम आया जिसका नाम है RS सिस्टम।
RS सिस्टम में क्या है, वही चीज है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। लेकिन फिर हम क्या करते थे कि इसको इस एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये लो, क्या बताना है हमें, R और S, या R का मतलब है सेमिस्टर और जो S है उसका मतलब है सिनिस्टर। तो सिनिस्टर और रोटामर ऐसे कुछ करके है, इसका मतलब होता है अपोजिट और इसका मतलब होता है घड़ी की, मतलब उसमें राइट। एक मिनट थोड़ा सा रुकना। हाँ ओके ओके ठीक है। यानी क्या था, RS को कैसे समझे, देखो हुआ ये कि RS सिस्टम क्या है, कि RS सिस्टम में क्या होता है कि हम RS सिस्टम क्यों लेके आए ऑप्टिकल में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमें इनसे क्वेश्चन आते हैं। RS सिस्टम क्या है, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो किरेल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े होते हैं, मान लो मैं इनको वेज देश में ही दिखा दूं, अगर ऐसे कुछ ग्रुप उससे लगे हुए हों तो हमें इनमें RS दिखाने के लिए क्या करना होगा कि यहां पर भी CIP रूल चलेगा और उस रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले तो क्या देनी होगी, इनको प्रायोरिटी देनी होगी कि इसका ज़्यादा है, उसके बाद इसका ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद मिथाइल ग्रुप। तो RS कैसे दें, हमें क्या करना था कि नंबरिंग के हिसाब से अब हमें, अगर हम क्लॉकवाइज घूमना था, क्या घूमना है, क्लॉकवाइज यानी R यानी राइट, और एंटी क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, या मैं कहूं कि S, हमें ऐसे घूमना है। कैसे, देखो अब पहले 2 आएगा ना भाई, ऐसा नंबरिंग के हिसाब से हमें चलना है। तो ये जो दिशा है ये घड़ी की साइड है, मतलब ऐसे ही तो घूम रहा, घड़ी का काटा टिक 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 टिक, ठीक है, यूं थोड़ी घूमता है। तो हमने कहा कि भाई ये क्या है, ये R कन्फ्यूगेशन है, ठीक है। तो अब इसका जो ऑप्टिकल होगा वो कौन सा होगा, S, ठीक है। ये चीज है R और S सिस्टम। अब ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी, देखो क्या हुआ था, ये तो सिंपल सा कंपाउंड था और इसमें मैं आसानी से RS दिखा सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई अच्छा खासा बड़ा ग्रुप आ जाए, जैसे मान लो कोई ये ग्रुप है, तो CIP रूल बताऊंगा इस ग्रुप में हमें क्या करना है। यहां पे कार्बन, मानना कि यहां पे कार्बन है, ओके, ये लो। अब हमें क्या करना था, हमें दिखाना था कि हमें वो बोल रहा था कि ये जो 2 कंपाउंड हमने लिख रखे हैं, ठीक है, समझो इसको कि ये वाले, ठीक है, यहां पर भी आप, कि ये जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं। यहां पे अगर मान लो मैं यहां पे बीच में कांच लगा दूं, एक मिरर लगा दूं, तो अब उसके लिए कैसे, देखो अब CIP रूल में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नंबरिंग कर दो, और अगर H वर्टिकल पे हो, सॉरी हॉरिजेंटल हो, RD लाइन में हो, ठीक है, हॉरिजेंटल में हो, तो क्या करो कि अपोजिट कर दो, S आया तो R कर दो, R आया तो S कर दो। अगर वर्टिकल में है तो हमें कुछ नहीं करना। या हाइड्रोजन की कहूं, या मैं ये कहूं कि जिसको कम अंक मिला हो, जिसकी प्रायोरिटी लेस हो, अगर वो हॉरिजेंटल पे है तो उसको उल्टा कर दो। जैसे आओ नंबरिंग करते हैं, तो देखो यह हो गया सीधा सा 1, क्योंकि ये ऐसे है तो यहां से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, ये अब यहां आओ तो यहां ये तो हो गया 2, ठीक है, और इसको 3, इसको 4। अब देखो ये क्या हुआ, 1 ये रहा, तो हम चलेंगे ऐसे, यानी ये क्या है कि ये हो गया भाई
घड़ी किस दिशा में, तो आर। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजेंटल पे है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो गया, एक एस। देखो अब ये इसका चेक करते हैं कि भैया ये इसका है कि नहीं ऑप्टिकल। तो वापिस देखो यहां आ जाओ 1, इसको ले लो 2 3 4। अब आप कहोगे ये 2 कैसे, देखो ये क्लोरीन और इस कार्बन से, इसके तो सिर्फ एच एच ही लगे हो, जबकि इस कार्बन से देखो सी भी लगा हुआ और Cl भी लगा हुआ, यानी 2 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए, इसलिए उसको प्रायोरिटी देंगे। अब देखो ये रहा एक, अब ये क्या हो गया, इसमें भी लेस ग्रुप कहां आ रहा, देखो हॉरिजेंटल लाइन पे, तो लो आर, तो ये हो गया, देखो घड़ी की उल्टा चल रहा है यानी एस, लेकिन ये क्या है आर। अब देखो एस और आर मिल गए, इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर की क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, मैंने वही बताया था, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 और 4 नंबर का कार्बन, तो हम लिखेंगे भाई 2R एंड 3S, इसको ऐसे लिखेंगे। या कैसे करेंगे नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 2 3 एंड 4, ये हमें इनको देखने की जरूरत नहीं, यहां पे देखो तो ये 4 वाला, ये तो 3 पे 3S पे, ये 3 वाला 3 की रियल कार्बन है, और ये तो ये हो गया 2R 3S। क्वेश्चन ऐसे आता, सीधा सा SR नहीं आता, हमें दिखाते हैं कि भाई कौन सा ये है, और मतलब जो कंपाउंड है उनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा है, तो 3S 3R ऐसे लिखा रहता है, तो आपको ये याद रखना। अब एक एग्जांपल हम और सोल्व कर लेते हैं। देखो तो ये जो RS सिस्टम है CIP का, इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं कि जिनके ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन प्रियोरिटी के हिसाब से। देखो जैसे मान लो ये, सॉरी देखो वो आओ वापिस, तो ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, तो चलो इधर ये चले, तो 1 2 3 यानी हो गया राइट आर, लेकिन लेस प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजेंटल पे, तो ये एस। वैसे इधर चलो, देखो 1 2 3 एंड 4, ये लो, तो किधर चल रहे हैं अपन, क्लोरीन के, यानी ये हो गया एस, लेकिन ये क्यों क्योंकि कहाँ पे है लेस, इस पे आर। तो अब ये क्या 2 और ये 3 4, तो हम कहेंगे कि ये 2S एंड 3R, कौन सा हो गया ये 2 एंड 3R कन्फिग्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये हो गया RS सिस्टम, और ऐसे हम ऑप्टिकल उसमें दिखाते हैं। और दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या जो अपने प्रतिबिंब होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, और कल हम चर्चा करेंगे आपके कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। थैंक यू।